Hello बच्चों, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल अनफोल्ड बायोलॉजी एंड आई एम अभिषेक आर्यन, योर बायोलॉजी मेंटर। और अभी तक आप मेरे से ही पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। और जैसा कि आपको पहली बार मेरी शक्ल भी दिख रही होगी, मैंने थोड़ी सी टेक्नोलॉजी एडवांस करने की कोशिश करी है, बट स्टिल ये बहुत कम है ना। और आप आज मेरे से परिचित भी हो जाएंगे, है ना। शक्ल वक्ल देख लो यार, ठीक है। काम चलाने लायक तो है कि आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और अभी तक आप मुझे ही सुन रहे थे, बस सुन सुन के पढ़ रहे थे, ठीक है। एंड आई होप आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। पहले अभी तो पता है सबको कि अनफोल्ड बायोलॉजी हमारे चैनल की नाम है। और हम अभी क्या पढ़ रहे थे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें हमने लास्ट लेक्चर में ऑक्सीजन से रिलेटेड जितनी भी बातें थी हमने पढ़ ली थी। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हम पिछले 2 लेक्चर से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले लेक्चर में हमने देखा था कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कैसे एसोसिएट करते हैं, जो उसकी बेसिक जो थ्योरेटिकल पार्ट्स थे हमने उसको देखा था। उसके बाद हम लोग पिछले लेक्चर में, द प्रीवियस वन, हम लोग ग्राफ पे बात किए थे, दैट वाज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ओके जी, है ना। तो इसमें आप, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो हमारा ऑक्सीजन की सारी कहानी खत्म हो गई है, ठीक है। तो आज हम एंटर कर चुके हैं कि इसमें CO2 की बात करेंगे कि भला CO2 की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है ना। तो CO2 आपकी जो बन रही थी वो कहाँ बन रही थी, आप सभी को याद हो अगर तो, ठीक है। तो एक्चुअली जो CO2 बन रही थी हमारे मेटाबॉलिज्म के थ्रू, वो टिश्यू पे ही तो बन रही थी, है ना। सभी रिलेट कर पा रहे हो। टिश्यू पे हमारा क्या होता है, CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। जब आप की टिश्यू जो है सो रेस्पिरेशन करती है तो बाय प्रोडक्ट CO2 होता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है। अब उसी CO2 को हमें ब्लड के थ्रू डिजोल्व करा के, चाहे जैसे भी, है ना, हमें कहाँ तक भेजना है, उस CO2 को लंग्स तक भेजना है। एंड देन लंग्स जो है सो आपकी फिर ब्रीद आउट करके उसको बाहर फेंक देगी। तो अभी हम बस यही समझ रहे हैं कि ब्लड के अंदर, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा ना, उसके कौन कौन से किस किस फॉर्म्स में होंगे, ठीक है, उसका क्या क्या पाथवे होने वाला है, हर एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 जो है, सो पहली बात 3 तरीके से ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। 3 तरीके से ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, वो कौन कौन सी है, ओके। वो कौन कौन सी है, पहले तो देखो 7% जो आपका CO2 है ना, CO2 मान लेते हैं 100% है, ठीक है। कोई भी चीज़ अपने आप में तो 100% होती है, तो उसका जो 7% है वो डायरेक्टली जो है सो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर डायरेक्टली डिजोल्व हो जाता है 7%, ठीक है। बाकी जो 70% है वो डायरेक्टली प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व नहीं होता। वो कैसे होता है, पहले वो आरबीसी में जाता है, वहाँ पे वो बाइकार्बोनेट का फॉर्म में वो बन जाता है पहले, ठीक है। तो पहले वो बाइकार्बोनेट बन जाता है, देन उसके बाद फिर वो जो बाइकार्बोनेट पहले आरबीसी में बना वो फिर प्लाज्मा में जाता है, ठीक है। और फिर वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट करता है। तो अभी तक आपने पढ़ा प्लाज्मा में ही ये दोनों चीज़ें, ठीक है। लेकिन 7% डायरेक्टली डिजोल्व होकर के, और 70% जो है सो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ये डायरेक्टली क्यों नहीं डिजोल्व हो गया। तो जो आपकी CO2 है ना, उसकी वाटर सोल्युबिलिटी बहुत कम है, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो ये वाटर के साथ बहुत ज़्यादा ऐसे सोल्यूबल नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए, और जब ये बाइकार्बोनेट का फॉर्म बन जाता है, ठीक है, जब बाइक अपने अंदर कुछ केमिकल्स चेंजेस ले आते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जब बाइकार्बोनेट का फॉर्म बन जाता है तो ये बहुत ही आसानी से फिर प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये एक कारण है आपका। और बाइकार्बोनेट जो है ना, उस वो एक बहुत अच्छा बफर होता है, ठीक है। बफर का मतलब ये होता है कि किसी भी चेंजेस को रोकना, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट होने की वजह से जो इसके H+ निकल जाते हैं, ठीक है। और मैं आगे बताऊंगा हर एक चीज़, अभी थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो मतलब अभी सिंपली आप ये समझो कि बाइकार्बोनेट बहुत ही फेवरेबल चीज़ है CO2 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होना कार्बन डाइऑक्साइड को, राइट। तो ये चीज़ें भी प्लाज्मा के थ्रू ही, इसमें दो बातें हैं, बाइकार्बोनेट बनता है आरबीसी में, और फिर वापस वो प्लाज्मा में चला जाता है, फिर वहाँ से ट्रैवल करता है, ठीक। तीसरी चीज़ है आपकी 20 to 25%, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ये नाम देख लो फिर से, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। अभी मैं इसकी बातें और करने वाला हूँ, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे बनती है, ठीक है। और ये भी कहाँ, आरबीसी के अंदर, ये प्योरली आरबीसी के अंदर ही रहेगी, ठीक है। और ये दोनों जो है आपकी प्लाज्मा के अंदर भी थी,
ठीक है। तो कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में आपकी 20 से 25%, एक्जैक्टली बात करें तो 23%। अगर ये कंडीशन सही है तो ये 23%। हालांकि कुछ इसमें भी वेरिएशन दिखते हैं, कुछ इसमें भी वेरिएशन दिखते हैं, ठीक है। तो वो कभी कभी थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ आपका यही है कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन 3 तरीक़ों से होती है, ठीक है। या तो 7% डायरेक्टली डिजोल्व कर जाएगा, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और दिस वन इज मैक्सिमम। आप देख रहे हो 70%, ठीक है। जो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड था वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होती है। तीसरी कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो जैसे आपका ऑक्सी हेमोग्लोबिन आपको याद था ना, है ना, आपको याद होगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन, जब हम ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन से बाइंड कराते थे तो वो किस फॉर्म में जाता था, HbO2, ठीक है। दैट वाज योर HbO2, इस फॉर्म में रहता था। अभी आपको याद होगा ये सब, अभी तो मैं ऐसी बात कर रहा था ना। ये देखो HbO2 तो मैंने लिखा ही होगा कहीं ना कहीं, है ना, इसमें तो लिखा था ना कल। ठीक है। ये सब जो था, ये HbO2 इधर देख रहे हो, ये राइट साइड में ये वाली, है ना, ये सब क्या था, ये वही चीज़ें हैं। तो दैट इज़ योर ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और यही कार्बन डाइऑक्साइड अगर हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है तो हालांकि उसकी स्ट्रक्चर जितना आपको दिख रहा है HbO2 मैंने लिख, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ तो यहाँ मैं डायरेक्टली HbCO2 अगर लिख देता हूँ तो ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज हो जाएगा, मतलब ईजी वर्ड हो जाएगा। और ये एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अगर केमिकली आप देखो तो HbCO2 लिखना भी ठीक नहीं है। तो अभी मैं कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन पे इस डायग्राम में आऊँगा तो अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली वही चीज़ था, एनालॉग था किसका, जो आपकी ऑक्सी हेमोग्लोबिन था, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको आप कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन भी बोल सकते हो। बट इसमें कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन क्यों आता है, इस बात की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको पता है हर एक चीज़ जो है सो अपन पूरी कोशिश करते हैं कि यार जितना ढंग से पढ़ा जा सके, क्योंकि मेरे को ना वन शॉट की ये जल्दी है कि भाई बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म कर देना है, ना ही मुझे वो शॉर्ट ट्रिक्स वाले वीडियोस बनाना है। मेरे को पूरा पढ़ाना दबा के हर एक चीज़, है ना, जो आप ऑफलाइन में फील करते हो, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग कंटेंट, ठीक है। तो हर एक चीज़ आपको यहाँ मिलने वाली। तो मैं किसी भी चीज़ में कोताही नहीं करूँगा। अगर एनसीईआरटी करने की बात होती तो मैं तो उसी दिन पढ़ा के निकल जाता, ठीक है। अभी देखो ये सब चीज़ें शायद आपको कोचिंग में पढ़ाई भी जाती हैं, अच्छे से कोचिंग में जहाँ भी जाओगे तो हर एक चीज़ डिटेल से आपको समझाया जाता है, ठीक है। तो एज अ यूट्यूबर, मतलब ठीक है मेरे को ऐसा लगता है कि इतना डिटेल में शायद लेक्चर्स में डालते नहीं है यूट्यूब पे कहीं, ठीक है। तो चलिए आइए हम इसको देखते हैं। तो यही एक्चुअली हम देखेंगे इस डायग्राम में। देखो पहले तो आप डायग्राम देख के डरना मत यार, है ना, कि इतनी कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, कैसे याद होगा, कैसे समझ आएगा। तो हर एक चीज़ आपका मैं बहुत ईजी कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इसके पीछे बहुत मेहनत भी करके आऊँगा बच्चों को कैसे क्या समझाया जा सकता है। ये डायग्राम्स आप देख रहे हो ये कहीं ना कहीं इंटरनेट से मैंने लिया है, बट इसको पूरा एक्सप्लेनेशन करना मेरी जिम्मेदारी है, राइट। चलिए आते हैं, ठीक है। इतना पता है आपको CO2 बन कहाँ रहा था, टिश्यू के पास बन रहा था। और टिश्यू के आसपास से क्या होती है, कैपिलरीज गुजरती है आपकी, है ना, ब्लड कैपिलरीज टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट करती है बहुत माइन्यूटली। और वहाँ क्या कर रहा था वो, पहले तो ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा था, दूसरा CO2 उठा करके ले जा रहा था। तो ऑक्सीजन वाली सारी कहानी पढ़ ली हमने। अब हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाली, ठीक है। तो ये देखो आप इस डायग्राम को आराम से देखो, ये दो जगह हो रही हैं, है ना। आपको पता है कि एक्सचेंज कहाँ कहाँ हो रही होती है। जब हमने ऑक्सीजन भी पढ़ा था तो वहाँ भी हमने दो दो जगह की बात करी थी, कहाँ, एक तो एल्वेओलाई, दूसरी टिश्यू, है ना। उसी के अराउंड खेल रहे थे अपन। ग्राफ में भी आपको याद होगा मैंने 2 पॉइंट लेके समझाया था, ठीक है। तो एक कौन सी, टिश्यू, दूसरी कौन सी, एल्वेओलाई, ठीक है। ये देखो टिश्यू एंड एल्वेओलाई पे बात हो रही थी हमारी। तो इसी तरीके से यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सचेंज हो रही है वो मेजरली दो एक्सचेंज पार्ट पे होगी, दैट इज एट योर टिश्यूज एंड एट योर एल्वेओलाई, ठीक है। तो एल्वेओलाई के पास क्या क्या कहानी है और टिश्यू के पास क्या क्या कहानी है, हम लोग ये दो जो दो डायग्राम इसमें आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये पहला वाला जो है ना, पहला वाला दैट इज एट योर टिश्यू लेवल एंड दिस वन इज एट योर लंग्स लेवल। तो आओ देखते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। ये आपका टिश्यू सेल था, ठीक है। कोई भी टिश्यू सेल है वो अपनी मेटाबॉलिज्म शो करेगी, अपनी रेस्पिरेशन के थ्रू वो CO2 बाहर निकालेगी। तो उसने जो है, ठीक है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। आपका मेन ब्लड कैपिलरीज क्या है, ये वाला, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो ये आपकी ब्लड कैपिलरीज है, राइट। तो इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर, है ना, हमें इस CO2 को पोर करना है, इस CO2 को डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, अब ये कैपिलरीज है तो इसके अंदर ब्लड है, ठीक। और ब्लड के अंदर आपको दो पार्ट पता है कि नहीं, एक तो प्लाज्मा वाली पार्ट होती है। तो जितने भी ये थोड़े से कौन सी कलर है यार,
ठीक है। तो ये जितने भी आपको थोड़े से लाइट येलो वाले कलर दिख रहा है ना, वो सारी आपकी प्लाज्मा है। एंड दिस वन रेड वाला जो है आपका, वो क्या है, हेमो ये आरबीसी है, ठीक है। और आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, इतना बात तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अभी पहले ये चीज़ क्लियर है कि ये कहाँ है, प्लाज्मा है, और ये क्या है आपकी आरबीसी है। तो देखो अब CO2 वहाँ से निकला, ब्लड के अंदर गया, ठीक है। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स होती हैं, टिश्यू और ये जो क्या थी, ये वेन थी या फिर आर्टरी थी, कहने ब्लड वेसल्स थी, ठीक है, कॉमनली नोन एज ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स और टिश्यू के बीच में ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो ये इसको यहाँ से कहाँ आना है, इसमें आना है। तो दो रास्ते हैं, है ना, दो जगह हैं कि आप जा सकते हो। एक तो प्लाज्मा में जाओगे, दूसरा आप डायरेक्ट आरबीसी को के अंदर तक चले जाओगे, ठीक है। दूसरी बात मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि CO2 जो है ना, वो ये आरबीसी के अंदर जाता है, बिकॉज ये लिपिड्स के लिए सोल्यूबल भी होते हैं, ठीक है। तो ये आरबीसी आपका क्या है, सेल है, और सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है, और लिपिड से सोल्यूबल है CO2, तो वो आराम से जा रहा है, ठीक है। और इसकी ज़्यादातर जो है सो आरबीसी मतलब, हाँ ज़्यादातर तो आ, ऐसे देखा जाए तो प्लाज्मा में 70 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, वैसे तो प्लाज्मा में ही। लेकिन ठीक है, इसकी जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी है ना, वो उसके लिए बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, आराम से जा सकता है इसको पेनिट्रेट करके, ठीक है। तो इस बात पे ठीक है, CO2 इसमें चला गया और इसमें चला गया। तो देखो प्लाज्मा के अंदर क्या हो रहा होता है और आरबीसी के अंदर क्या हो रहा होता। अब हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, देखो। तो CO2 एक तो डायरेक्टली जो है सो प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। आपको पता है प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें अपना CO2 भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो यही बात हमने पढ़ा था 7% के लिए, डिसॉल्व इन प्लाज्मा डायरेक्टली। तो 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो डायरेक्टली डिसॉल्व हो गई कहाँ, प्लाज्मा के अंदर। आइए अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को मैं बाद में समझाऊंगा, इस पॉइंट को बाद में समझाऊंगा। ये वाली क्लियर है, आई थिंक ये वाली क्लियर है आपकी, ठीक है। आओ इस पे आओ। अब बाकी जो CO2 थे, ठीक है, तो या तो कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन बनाएगा, या फिर दूसरा कार्बोनेट बनाएगा, है ना, यही तो हमने पढ़ा था। 70% पहले तो या तो कार्बोनेट बनाएगा, और 20-25% कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन बनाएगा। तो आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन बन रहे थे और कहाँ कहाँ बाई कार्बोनेट बन रहे थे। तो देखो, तो बाई कार्बोनेट बनाने के लिए ना एक तरीका होता है कि इस CO2 को आप आरबीसी के अंदर ले गए, और आरबीसी के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि सेल है, सेल के अंदर वाटर तो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये दोनों जो है ना, ये रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा क्या, CO2, CO2 और H2O मिल करके क्या बना रहे थे, H2CO3। H2CO3 क्या होता है आपका, कार्बोनिक एसिड होता है। ये एक ऑर्गेनिक एसिड है जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और इसको कैटेलाइज कौन करा रहा होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज करा रहा होता है, ठीक है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंट में ना, ये बहुत मल्टीपल टाइम्स फास्ट हो जाता है। आपको पता है कैटलिस्ट का क्या काम होता है ना। और जब आपको बायोमोलिक्यूल्स अगर याद हो तो वहाँ लिखी भी हुई है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से ये 10 टू द पावर समथिंग 6 या कुछ ऐसा है, इतना टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, समझ रहे हो उसकी स्पीड, ठीक है। तो CO2 प्लस H2 मिलकर H2CO3 बना लेगा, ये कार्बोनिक एसिड। फिर धीरे धीरे ये अपने अनायनिक फॉर्म में ब्रेक होते हैं, दैट इज योर बाइकार्बोनेट और H+, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गई आपको। तो इसी को हम क्या कह रहे थे, बाइकार्बोनेट कह रहे थे। बट ये बाइकार्बोनेट अब इसमें नहीं रहता, क्योंकि ये प्रोसेस हमको लगातार चाहिए, ठीक है। आरबीसी के अंदर मैं हम आरबीसी ये चाहती है कि ये जो SCO3 है ना, इसकी प्रोडक्शन लगातार चलती रहे। तो इसको थोड़ा वो इधर भेज देती है, ठीक है। क्योंकि अब इसको राइट हैंड शिफ्ट में जो है, क्या हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा यार, एक सेकंड, पेन तो चल रहा है ना, लैग कर रहा है, थिंक लैग कर रहा है यार, मुझे नहीं दिखना पड़ेगा, मेरे को लगता है ये मुझे दिखने नहीं देंगे बच्चों के लिए। ओह माय गॉड, पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, एक सेकंड। बाकी काम हो रहा है, बस पेन नहीं चल रहा है। अच्छा क्यों, एक सेकंड मैं अपने आप को कट करता हूँ,
अगर दोबारा से ये सपोर्ट करेगा तो मैं फिर अपने आप को ले आऊँगा इसमें। ठीक है, ले भाई, आ गया तेरा मास्टर। बस इसको रहने दो, लोग भगवान से मनाओ कि ये जो मेरी छोटी सी संसाधन है, ठीक है, इसमें मैं अपने आप को फिट कर सकूं। ओके, चलो आते हैं जल्दी से, नहीं तो फिर ये लैग करने लग जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, बाइकार्बोनेट बन गया। देखो मेरी एक प्रॉब्लम क्या है ना, कि मैं थोड़ा सा डिटेल बताने के चक्कर में ना, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि बच्चे को कितना चाहिए, ठीक है, और मैं कुछ ज़्यादा बताते बताते कहीं लीक से हट तो नहीं जाता, आप लोगों से कनेक्टिविटी आप मेरी ख़त्म तो नहीं हो जाती। देखो मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि भाई हाँ, क्योंकि ऐसे ऑनलाइन पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इंटरेक्टिव तो रहते नहीं हैं बच्चे, है ना। वैसे ऑफलाइन में क्या होता है कि आप पूछ रहे हो, बच्चा जवाब दे रहा है सामने से, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो डॉट पूछ रहा है, तो एक अलग बात होती है ना। मेरे लिए नया है थोड़ा सा, तो आप रिस्पॉन्स हमेशा बनाए रखना, ठीक है, वो इंटरेक्टिव रखना, ठीक है। चलिए हाँ, तो ये अपन कह रहे थे कि यहाँ जो है H2CO3 ये बना, और फिर ये आयनिक फॉर्म में अपने टूट जाती है, SCO3 माइनस, दैट इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट, और ये H प्लस। तो ये SCO3 माइनस है ना जो, इसको हम भेज देते हैं कहाँ, प्लाज्मा के अंदर वापस, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीज़ें जो ट्रैवल होंगी ना, ट्रैवल होंगी प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। बट बन कहाँ रहा था, आप देखो बाइकार्बोनेट बन कहाँ रहा था, आरबीसी के अंदर। तो इतनी बातें क्लियर है, तो ये बातें आई थिंक क्लियर हो गई आपकी। और ये यहाँ चला गया, मैं बताता हूँ आगे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। आपकी एक एक लाइन जो, एक एक एरो, एक एक वर्ड जितना भी लिखा हुआ ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी मैं जितना बताता चल रहा हूँ उतना बस आप ध्यान से सुनते चलो। तो इसकी कहानी खत्म, ये आया CO2 H2O के साथ मिल करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, एंड देन फर्दर ये डिसोसिएट हो जाते हैं किसमें, अपने अनायनिक फॉर्म में टूट के, और ये बाइकार्बोनेट बाहर चले जाते हैं, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर जो है ना ये इस एक आयन बाहर गया है, ठीक, एक आयन बाहर गया है, तो एक आयन बाहर गया है, तो उस आयन की कमी को पूरा करने के लिए बाहर से एक जो है सो क्लोराइड वापस आता है। तो क्लोराइड को इससे मतलब नहीं है ना, CO2 के ट्रांसपोर्टेशन से मतलब नहीं है। CO2 के ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर CO2 लोडेड है, ये देखो CO3 वाले में CO2 लोडेड है, आप समझो इस बात को, CO2 लोडेड है, तो ये तो आराम से ट्रैवल कर ही रहा है, हाँ। तो ये रोने ना लग जाए कि देखो मेरे हाई, मेरे नेगेटिव जो है सो चले गए, तो एक नेगेटिव को ला करके इसमें रख दिया कि ये न्यूट्रलिटी बनी रहे, है ना, कि एक नेगेटिव बाहर गया तो दूसरा नेगेटिव अंदर आ जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, क्लोरीन को हम अंदर लाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं भैया, दैट इज क्लोराइड शिफ्ट, है ना। ये एक बहुत ही अ, बढ़िया लाइन है, जो हमेशा से मैं जब भी पढ़ता था तो सुनता आ रहा था कि क्लोराइड शिफ्ट है ना, हैम्बर्गर फेनोमेनन क्या होती, बड़ी सी मुझे अट्रैक्टिव लगती थी, मेरे को समझ कभी नहीं आता था। ठीक है, तो ये क्लोराइड शिफ्ट बहुत ही फेमस नाम है आपका, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। बात समझ आ गई क्यों क्लोराइड शिफ्ट, एक नेगेटिव गई तो दूसरी नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए हम क्लोराइड ला रहे थे, ठीक है। अब बचा H प्लस। अब H प्लस की कहानी मैं बताता हूँ कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये वाला पोर्शन को मैं अभी समझा रहा हूँ। देखो अगर आपको याद होगा, हेमोग्लोबिन जो है सो ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड थी, और टिश्यू के पास आकर के उसको डिसोसिएट होना था। इतनी बातें क्लियर है सबको। तो टिश्यू के पास आकर के उसको क्या होना था डिसोसिएट होना था। तो भैया टिश्यू के पास ये जो है सो डिसोसिएट ही तो होगा O2 में और Hb में, है ना। अब O2 और Hb में टिश्यू के पास डिसोसिएट हो गया। और आपको मैंने कल बताया था कि H प्लस क्या है, विलेन है। ये O2 को बाइंड, O2, अब ये यूं कह लो कि H प्लस के प्रेजेंस के वजह से इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जिसके वजह से उसको वो क्या करता है, O2 को जो है छोड़ देता है, और Hb फ्री हो जाता है। और Hb फ्री नहीं होता, अब ये H प्लस जो है, अब देखो हर एक चीज़ के पीछे कारण है।
ये जो अभी H प्लस है ये इस HB के साथ बॉन्ड बाइंड हो जाता है, ठीक है, और ये कंपाउंड बना लेता है, दैट इज HHP। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड हेमोग्लोबिन, ठीक है। अब इसकी एक अलग महत्व है ना, इसकी एक अलग इंपॉर्टेंस है कि भैया इस H प्लस को आपने खाली क्यों नहीं रहने दिया। तो दूसरी पहली बात तो मेजरली ये है कि इस O2 को जो है सो हमें फ्री कराना था। तो इस अभी टिश्यू पे हो आप, ध्यान रखना, तो टिश्यू पे आपको O2 चाहिए ना, CO2 तो दे रहे हो लेकिन O2 चाहिए, तो O2 की भी व्यवस्था हो गई, है ना, कि O2 आपको मिल गया। O2 कहाँ चला गया, टिश्यू के अंदर चला गया। और ये हेमोग्लोबिन जो है इस H प्लस को जो है ना फ्री नहीं रहने देगा, क्योंकि ये फिर बदमाशी करने लग जाता है। तो यहाँ इसको पकड़ के बाइंड करके रखना भी जो है ना, एक उसकी एक अलग बैकग्राउंड है, इसकी एक अलग कहानी है, ठीक है, उसकी एक अलग ज़रूरत है। होता क्या है, ये जो है H प्लस अगर यहाँ बाइंडेड फॉर्म में नहीं रहेगा ना, तो ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस फॉरवर्ड नहीं, ये रिएक्शन और ज़्यादा नहीं होगी। कहने का मतलब इधर से CO2 की लोडिंग जो है सो कम होने लग जाएंगी आरबीसी के अंदर। तो इस H प्लस को जो है सो ये इसको दिखाना, मैंने बताया था ना, इस SCO3 माइनस को भी हम वापस बाहर क्यों भेज रहे थे। देखो हर एक चीज़ का ना एक अलग अलग नज़रिए से आप देखोगे। मैं कल ही उसी ग्राफ को पढ़ाने के लिए मैं बता रहा था कि देखो नीचे से अगर आप इस ग्राफ को रीड करते हो तो कैसे कैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रही थी, तो वो ग्राफ कैसे कैसे अटेन हो रहा था, कैसे कैसे उसमें सेचुरेशन आ रहा था। फिर उसी ग्राफ को अपन ऊपर से भी रीड कर रहे थे कि कैसे कैसे देखो एल्वेलाई के पास 100% सेचुरेशन है, अब उसने टिश्यू के पास आकर के 25% डोनेट कर दिए तो 75% बचे, ठीक है। तो हर एक चीज़ को समझने के डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो पहली बात तो ये SCO3 माइनस को ट्रैवल करना था, है ना, इस SCO3 माइनस को जो है सो प्लाज्मा में रखना था। इसका एक ये वजह है कि यहाँ हमने बना तो दिया तुम्हें, लेकिन तुम यहाँ से छोड़ो, ये तुम निकल जाओ और उधर चले जाओ, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर चले जाओ। क्योंकि अगर आप को ये वाली रिएक्शन चलाते रहनी है ना, कि आप चाहते हो कि CO2 H और CO2 आए और H2O से बाइंड करे और ये रिएक्शन हमारा चलता रहे, तो इसलिए आपको ये दिखाना होगा कि भाई हमारे पास राइट हैंड साइड में कुछ है ही नहीं। कहने का मतलब इसकी आप ये आपको केमिस्ट्री की केमिकल काइनेटिक्स अगर याद हो तो वहाँ हम अपन पढ़ते थे कि राइट हैंड जो RHS की प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट अगर कम होगी और LHS की अमाउंट ज़्यादा होगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड में। तो इसलिए हमको क्या होता है कि यहाँ से हटाना पड़ता है कि भैया ये देखो मेरे पास तो है ही नहीं, तुम दो ना यार, SCO3 माइनस दो, मेरे पास नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो यहाँ SCO3 माइनस को तो हमने इधर से हटा लिया और इस H प्लस को हम टेम्पररली क्या करते हैं, हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, ये HHB बना लेता है। HHB क्या है, प्रोटोनेटेड हेमोग्लोबिन है, ठीक है। तो ये लाइन क्लियर है आपकी, ये वाली देखो, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई, ठीक है, कौन सी, बाइकार्बोनेट वाली। यहाँ यहाँ आकर के एक और कहानी होती है, ठीक है, जो कि इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखो, ये आपकी क्या है, ये क्या है आपकी प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा के अंदर आपको याद होगा कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते थे, कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी प्रेजेंट थे। देखो तो ये मान लेते हैं हम NaCl एक सॉल्ट प्रेजेंट था, ठीक है। पेन को पतली की जाए, एक सेकेंड यार। देखो, तो ये अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्लाज्मा की बात कर रहा हूँ। तो प्लाज्मा के अंदर कुछ NaCl है मान लो, KCl है मान लो, ठीक है। अब इसको ब्रेक करो आप, Na प्लस और Cl माइनस, इसको ब्रेक कराओ, K प्लस और Cl माइनस, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि ये जो CO3 माइनस है ना, SCO3 माइनस, इसके साथ ये वाला या तो सोडियम या फिर पोटेशियम कोई भी एक बाइंड कर लेगा और ये क्या बना देगा, NaHCO3, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और ये जो क्लोरीन आया था वो इसी का क्लोरीन था, ठीक है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसी का क्लोरीन यहाँ से उठा लेते हैं और ये क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन आगे इसमें चला जाता है। तो बात समझ आई आपको, है ना, हो क्यों रहा था ये सारी चीज़ें। तो इसमें ये SCO3 माइनस अकेला इसी फॉर्म में, एनायन के फॉर्म में नहीं, बल्कि एक कंपाउंड, प्रॉपर कंपाउंड बना करके इसमें ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है, टिश्यू के अंदर, राइट। ये चीज़ें क्लियर है। और इसको Cl, यहाँ Cl किस बात के लिए पड़ा हुआ था, तो ये भी खाली नहीं था, एक्चुअली यहीं टूटा था। तो इसका Cl जो है सो अंदर चला गया और इसका सोडियम जो है सो इसके साथ बाइंड कर लिया। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना, है ना। तो ये देखो आप यहाँ तक क्लियर, आई थिंक ये वाली बातें भी क्लियर है और ये वाली बातें भी क्लियर है,
ठीक है। और यहाँ पे तो इसको तो टूटना ही था, क्योंकि हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कब तक रहेगा, वो आया ही था इसी जगह के लिए ना, इस जगह पे आके तुम मुझे छोड़ देना, ठीक है। तुम मुझे ड्रॉप कहाँ करोगे, उसने ऑटो कहाँ ली थी, उसने ली थी एल्वेलाई के पास ऑटो, और उसका डेस्टिनेशन कहाँ है, सीओ ये टिश्यू के पास, तो टिश्यू के पास इसने छोड़ा, इस O2 को अंदर ले गया, ठीक है। तो आपको ये 2 पॉइंट आई थिंक क्लियर है ना, ये 2 पॉइंट क्लियर है कि भैया डिसॉल्विंग प्लाज्मा वाली कहानी एंड ये बाइकार्बोनेट वाली कहानी क्लियर। अब अपन आते हैं कहाँ 25%, जो कि कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में, कार्ब अमीनोग्लोबिन कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन इज अ कंपाउंड, है ना, जिसके फॉर्म में आरबीसी के अंदर CO2 ट्रैवल करती है ना, आराम से। कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है, जो कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है, और ये CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली CO2 की ट्रांसपोर्टेशन इसी फॉर्म में हो रही है, ऐसे स्ट्रेट, है ना। CO2 की ट्रांसपोर्ट कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में हो रही है आरबीसी के अंदर, दैट्स इट। चलो ये क्लियर है। अब देखो ये 2 बातें क्लियर हो गई आपके, ये है ना। अभी अपन इस पे और इस पे आना बाकी है, ठीक है। हाँ, चूंकि ये हो गया ना, तो अभी ये देख लेते हैं एक सेकंड, ये वाले मैंने जो छोड़ा था, देखो होता क्या है, ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ना एंजाइम आपका, वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है कहाँ, आरबीसी के अंदर, लेकिन थोड़े बहुत कहाँ, प्लाज्मा के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। थोड़े बहुत कहाँ होते हैं, प्लाज्मा के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो यही रिएक्शन भैया, यही रिएक्शन ये टिश्यू के, ये प्लाज्मा के पास भी कर सकता था, यही रिएक्शन वो प्लाज्मा के पास भी कर सकता था, तो थोड़ा बहुत करता है। तो इसकी ना, अगर आप इसको नहीं भी पढ़ोगे ना, इसको अगर मैं इरेज भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट चूंकि इस डायग्राम में पहले से है ना, मैंने बनाया है, मैंने इंटरनेट से चुराया है, ठीक है। तो दैट इज जो लिखा था, अब मैंने इसके पीछे वजह जानी, तो दैट इज की टिश्यू के पास भी कुछ अमाउंट ऑफ आपकी कार्बोनिक एनहाइड्रेज होती है, और इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, सम अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन टिश्यू ऑल्सो, है ना, बट मेजरली कहाँ प्रेजेंट होगी, आरबीसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन फास्ट होता है, ठीक है, आरबीसी के अंदर जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, हाँ, वो रिएक्शन फास्ट रहता है, और ये आपकी मोस्ट प्रेफरेबल है, ठीक है, यहीं पे होता है, ये बहुत ही माइनर होती है, ठीक है। तो कहानी सेम है, देखो CO2 H2 H2 CO3, ये टूटा ये वो, है ना, तो ये भी आपकी क्लियर हो गई। अब आते हैं कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, तो बताओ भाई कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन क्या होती है। तो देखो जैसे आपने पढ़ा था ना, ऑक्सीजन आपकी, हेमोग्लोबिन एक, मान लेते हैं हेमोग्लोबिन क्या है, एक हेमोग्लोबिन एक कंपाउंड है, ठीक है। और हेमोग्लोबिन के अंदर ना हेम है, और क्या है आपकी ग्लोबिन है। तो ग्लोबिन तो भैया प्रोटीन चेन होता है ना, ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन, प्रोटीन का चेन होता है। तो इसके अंदर होती है NH2 ग्रुप, है ना। अगर किसी को भी प्रोटीन याद हो, तो प्रोटीन में क्या होता था, बहुत ही लंबा सा चेन होता था, लास्ट में NH2 ग्रुप होते थे राइट साइड में, ठीक है। तो इस NH2 ग्रुप से क्या होता है, यहाँ पे आपका CO2 अटैच हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे CO2 अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो आपका प्रॉपर फिर बन के आएगा कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, है ना, तो उसको आप यूं कहोगे, ऐसे, इसको हेमोग्लोबिन रहने दो, है ना, हिम वाले पार्ट को, प्लस NH, NH, हाँ, CO माइनस और प्लस H+, ये होती है आपकी क्या, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, ठीक है, यही है, ये देख लो आप, ये कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन है। और इसी को हम शॉर्ट में, उतना अगर नहीं बताना हो, देखो आपके सवाल ना बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है, सवाल बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है, कहाँ से आएंगे, बट थोड़ा क्या है कि हर एक चीज़ जब पढ़ रहे हो ना आप, तो बैकग्राउंड की नॉलेज रहेगी ना, तो जो मेन चीज़ है, जो कोर पॉइंट है, वो आपके कभी मिस नहीं होंगी। तो यही एक मैं बच्चों को बताता हूँ, ठीक है, मैंने खुद भी ऐसा, मैं हमेशा बोलता था टीचर्स को, मैं कहता था क्या सर कितना पढ़ा रहे हो यार, है ना, इतना थोड़ी पूछता है, इतना थोड़ी पूछता है। वही तो आप उसके अराउंड देखे, मतलब कहीं जाते हो, तो एक बात बताओ, जैसे आप किसी के घर पे विजिट किए, है ना, तो उसके अराउंड की अगर 3 4 5 बातें और पता है ना, कि उसका पड़ोसी कौन है, उसके यहाँ कौन कौन आता जाता है, तो 10 बातें अगर उसके अराउंड पता है, तो कम से कम ये तो नहीं ही बोलोगे ना कि उसका घर कहाँ था, है ना, उसके घर का मालिक कौन था। तो जो बेसिक पॉइंट है, जो कोर पॉइंट है, वो नहीं बोलोगे आप,
तो यही होता है कि किसी भी चीज़ के दाएँ बाएँ थोड़ी चीज़ें हाथ फैला के समझने के लिए, बस मैं आपको समझने के लिए कह रहा हूँ। ज़रूरी है कि हर चीज़ ये सारा आपको बना करके याद हो ही, ठीक है। जो पूछा जाएगा, मैं हर हर बार कहता हूँ कि जो पूछा जाएगा वो मैं अलग से दिखा दूंगा कि सवाल कहाँ से आते हैं। इसीलिए मेरी लेक्चर थोड़ी लेंथी हो जाती है ना, कि अननेसेसरी तो नहीं बोलेंगे, बट स्टिल वो चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आप स्किप कर सकते थे, बट मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे को लगता है कि यार मैं जिस सेटिस्फेक्शन से आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप भी उसी मतलब सेटिस्फेक्शन से आप इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, क्योंकि फिर आपको मैं बता दूँ कि यार ये है, बस कहानी पता है आपको एनसीईआरटी में कितनी इतनी है, ठीक है। ये तीनों बातें हैं, उसके बाद ये वाली रिएक्शन है, बस ये वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, ठीक है। ये वाली रिएक्शन दे रखी है, और कुछ नहीं, और ये दे रखा है। देखो आप एनसीईआरटी देख ही लो ना, क्या ये मैं बताऊँगा ना कि अरे ये लास्ट पॉइंट ये है, और कुछ नहीं है ना। तो यही चीज़ होती है, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि यार बतानी चाहिए चीज़ें हैं। तो चलो खैर अभी आते हैं। तो ये आपका हो गया कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, और इसको आप शॉर्ट में क्या कर सकते हो, ऐसे CO2 HbCO2 HbCO2 कह सकते हो, ठीक है। तो कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन बोलो, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बोलो, कुछ भी, ठीक है। तो इसको हम ये कह सकते हैं। तो ये जो था देखो, अब CO2 हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी, यहाँ हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर रही थी, है ना, ऊपर वाले में। यहाँ जो है सो H2O के साथ बाइंड कर रही थी, तब H2CO3, और ये वाली काम बाइकार्बोनेट बनाना था इसको। अब इसको डायरेक्ट कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन बनाने थे, हेमोग्लोबिन आ जाएगा रोल में। अब अभी तक हेमोग्लोबिन हमने कहीं नहीं पढ़ा था। हेमोग्लोबिन अब CO2 के साथ अटैच होकर के क्या बना लेगा, HbCO2 कह लो या फिर ये वाला कंपाउंड कह लो, ठीक है। कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन नाम इसका है, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। एनसीईआरटी ये लिखती है कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये एकदम ध्यान से, तो अब ये बन गए, ठीक है। तो 25% इस फॉर्म में फिर अपना वो ट्रैवल करता है ना, और तो कुछ रहा नहीं इसमें। अब देखो ये कहानी सारी कहाँ की थी, टिश्यू की थी, है ना, टिश्यू की थी, टिश्यू पे इतना सारा काम हो रहा था। अब आप खुद बताओ, यहाँ से इसको CO2 लेना था ना, एल्वियोलाई से, सॉरी टिश्यू से ब्लड को क्या लेना था, क्या उठाना था, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्यों उठाना था, आपको पता है ना टिश्यू के पास PCO2 कितनी होती है, टिश्यू के पास भाई PCO2 कितनी होती है, 45 mg। सब कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है ना। और ये ब्लड के अंदर कितनी होती है, ब्लड के अंदर 40 mg होती है, PCO2 PCO2। तो कहाँ से कहाँ जाएगी, इधर से इधर ही जाएगी ना। और देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किधर से किधर जा रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे था कितना 40, और यहाँ पे था कितना 95, तो ऑक्सीजन तो इधर से इधर ही जाएगा, है ना। ये सारी मैं मिटा दूंगा जितना भी कचरा मैंने किया होगा। तो आई थिंक आपको समझ आ रही होगी, है ना। तो ये चीज़ थी। अब ये टिश्यू पे क्या हो रहा था कि इधर से CO2 जा रहा था, है ना, और CO2 का फिर हम क्या क्या करने वाले थे, ये हमने अलग अलग से देखा। अब आप सोचो कि जब ये ब्लड, ये क्या थी, आपकी ब्लड वेसल्स थी, ये क्या है आपकी एक ब्लड वेसल्स ऐसे जा रही है, ठीक है, ब्लड वेसल्स ऐसे जा रही है। तो ये ब्लड वेसल्स अगर आपकी पहुंच जाती है कहाँ, ये पहुंच जाती है, मान लेते हैं हम एल्वियोलाई के पास, ठीक है, मान लेते हैं क्या होगा, पहुंचना ही है ना। तो एल्वियोलाई के पास पहुंच गई, तो अब वहां कैसे कैसे आप उस समय आप सोचो करने क्या वाले हो। अब ये जो टिश्यू था, ये अब टिश्यू ना रह करके ये क्या हो जाएगा, एल्वियोलाई हो जाएगा। ये देखो ये क्या लिखा है यहाँ, एल्वियोलस लिखा है, एल्वियोलस, ये एल्वियोलाई का पोर्शन है। तो अब वहां क्या करोगे, आप इसको CO2 लौटाओगे ना। मेरा तो मकसद ही नहीं था ना कि CO2 भाई तुम ब्लड में ले जाओ, टिश्यू क्या कहेगा, भैया ब्लड साहब आप मेरे CO2 को ले जाओ, और किसको दे के जाओ, लंग्स को या फिर एल्वियोलाई को दे दो, और वो बाहर फेंक देगा। इतना ही काम था ना उसका मकसद। तो अभी ये इसने लोड कर दिया था, सामान को लोड कर दिया था। इसकी अभी वो कह लो आप, मैं जो तभी से टर्म यूज़ कर रहा हूँ, है ना, कि अभी इसने CO2 को पिक किया था, कहाँ से, टिश्यू से। अब इसको डिलीवर कहाँ करना है, अब इसको ड्रॉप कहाँ करना है, ड्रॉप करना है लंग्स के पास, है ना, और ये फिर CO2 बाहर चले जाएंगे। तो आइए हम ये इसी इसी जितने भी रिएक्शन है ना यहाँ के, सभी से आप ये सोचो, क्योंकि प्रोडक्ट आपका ये था, प्रोडक्ट अभी ये था, अभी एरो देख रहे हो ना, ये CO2 उठा, ये बना, प्रोडक्ट इधर, प्रोडक्ट इधर, प्रोडक्ट इधर, प्रोडक्ट इधर, हाँ प्रोडक्ट इधर, ठीक है। अब आप ये कहो कि जितने भी CO2 को तुमने फंसा के रखे थे ना, सारे CO2 मुझे वापस कर दो। अब लंग्स कहेगा कि जितने भी CO2 तुमने फंसा के रखे थे, तो ये सारे मुझे वापस कर दो। तो अभी आप देखो, एक सेकंड में सारी चीज़ें यहाँ की क्लियर करता हूँ, ठीक है। हाँ ये NaCl वाली बातें मैं लिख दूंगा अभी, ठीक है।
थोड़ी सी वो इम्पोर्टेंट रह गई थी जो कि डायग्राम में नहीं था पहले से। भाई ठीक है, तो ये टिश्यू वाली चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर है। बस यहाँ ध्यान रखना यहाँ और क्या क्या चीज़ें थी आपकी, ऐसे लिख लो NaCl थी जो कि Na प्लस और Cl माइनस में टूट रही थी। ठीक है, इस Na प्लस से इसको जोड़ दो, इस Cl माइनस को वापस इधर छोड़ दो। ठीक है, तो ये Cl माइनस जो है तो इस तरफ चली जाएगी, है ना। और ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका NaSCO3। ठीक है, तो ये क्लोराइड शिफ्ट को हम और क्या कर रहे थे, क्या नाम था इसका, हैमबर्गर्स फेनोमेना, हैमबर्गर्स फेनोमेना। ठीक है, हैमबर्गर्स फेनोमेना। चलो, तो ये आपकी टिश्यू खत्म है यहाँ तक। अभी आप आ जाओ, तो अब हाँ बस ये रिएक्शन सारे कंपेयर करते रहना। क्या आपने CO2 को इधर से टिश्यू से ब्लड के अंदर डाला था, ठीक है, अब समय क्या आ गया वापस करने का। तो लो भैया CO2 जो डिजॉल्व थी प्लाज्मा के अंदर, कौन सी 7% वाली, उसने वो सारे CO2 अब वापस कहाँ चले गए, एल्वेलाई के अंदर चले गए। अब जो आपने ये पूरा तमाशा बनाया था किसका, बाइकार्बोनेट वगैरह, अब क्या होगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। हाँ ये मैंने बताया था कि नहीं, ये रिएक्शन जो होती है सो रिवर्सिबल होती है। ठीक है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, जैसा कि आप देख भी रहे हो। ये रिवर्सिबल नहीं होती तो एक बार जब H2CO3 बन गया तो वापस से ये H2CO3 टूटता कैसे, है ना। तो अभी क्या बोलेगा, इसके अंदर CO2 है ना भाई, आपको दिख रहा है कि नहीं, इसके अंदर CO2 है, तो इसको पहले तो तुम रिलीज करो, फिर वापस इसके पास जाके छोड़ के आओ। तो ये टूट के पहले CO2 प्लस H2 बना लेगा और वापस ये लंग्स को दे देगा, एल्वेलाई को दे देगा। अब इस पे आओ, ये वाली रिएक्शन देखो, ये आपने फिर से H2CO3 बना रखा था, है ना। अब H2CO3 जो है वो क्या करेगा, फिर से H2O प्लस CO2 में टूटेगा और ये CO2 वापस कहाँ, एल्वेलाई के अंदर। ये कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन बन गया था, है ना, HbCO2 बन गया था, ये भी अब टूट गया किसमें, CO2 प्लस Hb में। अब ये CO2 यहाँ से RBC से फिर से यहाँ। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी आपने CO2 को फंसा के रखा हुआ था, तो अब समय आ गया है कि सारे CO2 को आप क्या कर दो, रिलीज कर दो और दे दो किसको, एल्वेलाई को दे दो। ठीक है, एक सेकेंड यार, बैठे बैठे पैर दर्द करने लगता है, तो I'm just changing my posture। ठीक है, पानी पी लिया जाए। ये सारी चीजें देख रहे हो, इसमें कुछ भी समझाने का रहेगा नहीं आप, है ना। जो भी चीजें आप यहाँ CO2 को फंसा के रखे हुए थे, अब आप CO2 रिलीज करो, समय आ गया है वापस करने का। तो यही चीजें हैं, ये भी टूटा, ये भी टूटा, ये भी टूटा, और ये जो डिजॉल्व था वो भी टूटा, है ना। अब देखो, आप ऑक्सीजन इसके पास जाता था ना, तो अब ये ब्लड को दे देगा, अब ये किसको दे देगा, ब्लड वेसल्स को दे देगा, मतलब ब्लड को दे देगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन ये यहाँ पे, अब जो आपकी यहाँ ध्यान देना, ये जो HHB थी ना ये भी टूटेगी, क्यों बताओ, HB दोगे आप तभी तो ऑक्सीजन के साथ वो बाइंड करेगा, है ना। तो O2 के आते ही क्या हो जाएगा, ये HHB टूट जाएगा और HB के साथ रिएक्ट करेगा और फिर से ये H प्लस को क्या कर देगा, फ्री कर देगा। ठीक है, अभी आप देख रहे हो ये H प्लस जो फ्री हुआ, पहले इस H प्लस को इसने HHB बना के रखा हुआ था, बट अब कौन आ गया, इसका असली ऑनर आ गया कि नहीं भैया अब इसको तुम वापस कर दो। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। O2 कहाँ, तो O2 हेमोग्लोबिन के साथ हो लिया और ये H प्लस को फिर से वापस कहाँ जाना पड़ा, वापस इसको H2CO3 बनाने के लिए, ये इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए जाना पड़ा, है ना। इस H प्लस को आप रखे थे, तो जब इसको वापस जाना होगा, इस डायरेक्शन में जाना होगा, तो ये आप H प्लस दोगे ना, तो फिर ये ऐसे करके फिर ये बन गया, फिर ये ऐसे करके ये बन गया, और यहाँ करके ये देख रहे हो सारी चीज़ें। ठीक है ना। और हाँ अभी अब सोचो कि SCO3 तो आपने प्लाज्मा को दे दिया था, है ना, तो ये प्लाज्मा भी वापस करेगा, तो सब कुछ एकदम बस एरो एरो घुमाया है, बस क्या किया, एरो घुमाया है, बाकी सारी रिएक्शन आपकी वैसी की वैसी है ना। जो टिश्यू के
मतलब प्लाज्मा के अंदर जो SiO3 पड़े हुए थे, अब उसको अब ट्रैवल तो हो गया ना तुम इससे होकर के, है ना? बट पहुँचना कहाँ था तुमको? ये भूल क्यों गए तुम? है ना? तो ये भूला नहीं है। फिर से बोलेगा मालिक चलिए, है ना? तो ये SiO3 माइनस जो है सो फिर से आरबीसी में, और जिस रास्ते आया था वैसे उसी रास्ते वापस चला जाएगा, फिर ऐसे टूट-टूट के फिर वहाँ CO2, ठीक है? और यहाँ जो Cl अंदर आया था, है ना? और वही Cl क्या हो जाए, क्योंकि ये अंदर आ गया ना, किसी कोई एक ही अंदर रह सकता है, या तो SiO3 रहे या फिर Cl माइनस रहे। तो चूंकि यहाँ SiO3 माइनस को बाहर जाना पड़ा था तो Cl आ गया था, दैट इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। तो यहाँ क्या हो रहा है कि SiO3 माइनस को अंदर ला रहे हैं तो Cl को बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो न्यूट्रलिटी बनी रहती है, बनी रहनी चाहिए, है ना? कि अगर आप नेगेटिव अंदर है ऑलरेडी तो हम को जाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है? अब इसको क्या नाम देते हैं मेरे को नहीं पता, हम बस गैस फेनोमेनन इसको बोलते थे, इसको क्या नाम देते नहीं पता, ठीक है? तो ये आपकी अब हेमोग्लोबिन बनाने के लिए अभी अब इस डायग्राम से ना आप अगर रिलेट करो तो आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एसोसिएशन डिसोसिएशन भी समझ सकते थे, है ना? अब ये काम कहाँ हो रहा था? तो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कहाँ हो रहा था? सोचो, मैंने कल बताया था ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कहाँ हो रहा था। अभी मैं आपको ये भी रिलेट कराता हूँ, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है? बस सीखो सीखो, मजे से सीखो। जो याद करने की चीज़ है दाएं बाएं लिखी हुई है वो आपको आपको बता भी देता हूँ मैं टाइम टाइम पे कि क्या याद करने की चीज़ है। तो देखो, डिसोसिएशन कहाँ हो रहा था? टिश्यू के पास हो रहा था ना, ये जितने, ये तो आप ठीक है शिफ्टिंग वाली चीज़ है, यहाँ मैं दे देख लो। डिसोसिएशन कहाँ हो रहा था? ये आपको बताया गया था, ये एल्वियोलाई वाला पॉइंट है। तो डिसोसिएशन कहाँ हो रहा था? टिश्यू पे हो रहा था ना, टिश्यू पे डिसोसिएट होता था। ये ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की जो बॉन्डिंग है वो डिसोसिएट हो गई थी, ठीक है? तो यही चीज़ है, टिश्यू पे आकर के वो इस पॉइंट पे आकर के डिसोसिएट हो गई थी। तो यही तो आप यहाँ भी देख रहे हो, यही तो आप यहाँ भी देख रहे हो कि यहाँ पे आकर के डिसोसिएट हो गई थी। और अब एसोसिएट कहाँ हो रही थी? एसोसिएट देखो आप कहाँ हो रही थी, है ना? तो ये वाले पोर्शन अभी एसोसिएट मतलब क्या? सेचुरेशन ज़्यादा होना, हेमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन की सेचुरेशन ज़्यादा होना मीन्स व्हाट? सेचुरेशन, है ना? मीन्स व्हाट? एसोसिएशन, है ना? तो अभी ये पॉइंट कहाँ, अब इसको तुम फिर से ऑक्सीजन दे दोगे तो ये इस पे चला जाएगा ना, और इसका ऑक्सीजन ले लोगे तो इस पे आ जाएगा, इसको ऑक्सीजन दे दोगे तो इस पे आ जाएगा। तो यहाँ से अगर तुमको एसोसिएशन दिखानी है तो तुम इस तरफ जाओगे, ठीक है? तो दैट इज अराउंड योर एल्वियोलर, है ना? आप खुद सोचो ना यार, एल्वियोलाई के पास ही तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो वहीं पे तो ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ता था। ऑक्सीजन ने ऑटो कहाँ से पकड़ी थी? ऑक्सीजन ने ऑटो कहाँ से पकड़ी थी? दैट इज अराउंड एल्वियोलर, है ना? और उसका डेस्टिनेशन कहाँ था? टिश्यू के पास। तो यही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ तभी से। तो ये बातें हो गई आपकी, है ना? इसको एक प्रोसेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं बोर्स इफेक्ट और इसको बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट। ये मैंने कल बताया नहीं था, आप देख लेना इसको, ठीक है? तो अगर जहाँ आपने लिखा है, हाँ, है ना, इसी को आप यहाँ लिख दो, क्या? बोर्स इफेक्ट। मैं कल भूल गया, बोर्स इफेक्ट। और इसको क्या बोलोगे आप? हेल्डन। इसको क्या कहोगे? हेल्डन इफेक्ट, ठीक है? एक चीज़ तो बोर्ड ने राइट वाला जो शिफ्टिंग था, ये सब सारी चीज़ें उसको बोर्ड ने तो ऑब्जर्व कर लिया था, बट उसने कभी सोचा ही नहीं था कि भाई इसके अपोजिट भी हो सकता था। तो बाद में हेल्डन को आना पड़ा एसोसिएशन को प्रूव करने के लिए, ठीक है? तो ये आप समझ रहे हो? तो यहीं पे भी आप इसको भी ये समझ सकते हो कि दैट इज दिस वन इज योर बोर्ड्स प्रोसेस, ठीक है? और दिस वन इज योर हेल्डन इफेक्ट, ठीक है? ये बात है, एकदम ध्यान रखनी है आपको। चले यहाँ से बढ़े आगे। अब देखो O2 आ गया इसके साथ, और ये बाइंड करके HbO2 बना लिया। यहाँ क्या हो रही थी? यहाँ पे एसोसिएशन हो रही थी, है ना? लंग्स, ये क्या है? लंग्स है ना? लंग्स के पास क्या हो रही होगी? HbO2 की एसोसिएशन। अभी मैं लिख दूंगा तो फिर आपको लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की एसोसिएशन, ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ मैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपकी खत्म हो गई, है ना? तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है? और इससे रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन आपको ना रहे, क्योंकि अभी तो आपने सुना, है ना? 5 मिनट 10 मिनट बाद या फिर एक दिन बाद आप इसको पढ़ोगे तो फिर सब कुछ ऐसा उलझा सा नहीं लगेगा आपको। आप खुद सोचो ना, आप बहुत बार ऐसी चीज़ें पढ़ते हो कि अगर आपको याद हो, क्रेब साइकिल पढ़ते थे तो ऐसा रिएक्शन एक्शन होता था, है ना? आपको याद हो वो ETS पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, किसमें? वहाँ रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट में,
तो वहाँ भी ऐसे ही होता था। तो वो जब दिखता है ना, जब मास्टर पढ़ा रहा होता है, तो आपको लगता है कि हाँ, अरे अरे आ गया आ गया आ गया। लेकिन जब तक इसकी थ्योरेटिकल पार्ट आपको क्लियर नहीं होगी ना, तब तक थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा रिलेट करना, क्योंकि मेरे को तो आता था तो मैंने बता दिया। अभी आपने जस्ट सीखा है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये देखो, ये किसका काम है आप खुद बताओ, ये मैंने कहाँ से लाया होगा? ठीक है, ये मैंने बनवाया है ऑर्डर देके, तो ये काम कौन करता है भाई? ठीक है, मैंने बनाया। ओके, हाँ, तो ये देखो आप। आजकल के बच्चे तो मास्टर से तेज ही है ना यार। ठीक है, तो वो तो पकड़ ही लेगा, कोई बात नहीं। चलो, नई टेक्नोलॉजी है तो उसके फ़ायदे भी तो होने चाहिए। कब तक इंसान रील्स ही देख करके मोबाइल से वो होता रहेगा, मतलब बैडली अफेक्ट होता रहेगा। कभी तो उसका सही यूज़ कर लिया जाए, तो मैंने सही यूज़ करा है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको, है ना? अभी मैं रिपीट नहीं करूँगा, जिसको समझ नहीं आया दोबारा से आप देख लेना। ठीक है, चलो, यही मेरी आदत है, मैं अभी फिर से बोलने लग जाता, ये नहीं करना। हाँ भाई, आ जाओ, सारी चीज़ें वही हैं, बस एक बार देख लेते हैं कि कहाँ-कहाँ क्या हो रहा है। इससे आपको जहाँ भी कन्फ्यूज़न लगेगा ना, एक बार इस टेबल को रेफ़र करना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ठीक है, इसमें सारे पॉइंट्स कवर है आपके। देखो, CO2 की प्रेशर भैया कहाँ ज़्यादा होता है? टिश्यू के पास ज़्यादा होती है, क्योंकि वो टिश्यू ही तो CO2 बना रहा था। और कहाँ कम होती है? एल्वियोलाई के पास कम होती है। 2 जगह हमें कंपेयर करना है, टिश्यू एंड एल्वियोलाई। ठीक है? ओके जी, ठीक। हुँ। हाँ, और देखो, टिश्यू को सिस्टमिक कैपिलरीज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आर्टरी जा रहा था और वेन्स जा रहा था। ठीक है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा था, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कौन वापस जा रहा था वहाँ से, दैट इज वेन। तो आर्टरी हो चाहे वेन हो, उसको हम क्या करेंगे? सिस्टमिक कैपिलरीज बोलेंगे ना, सिस्टमिक कैपिलरीज। और लंग्स के पास कौन जा रहा था? लंग्स के पास ये आर्टरी वेन तो नहीं जा रहा था ना, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन जा रहे थे, तो दैट इज योर पल्मोनरी कैपिलरीज। ठीक है, तो वहाँ की टिश्यू के अंदर ये सारी चीज़ें हमें नहीं दिखनी है। कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि टिश्यू के अंदर हम ब्लड को नहीं भेज रहे हैं, हाँ, टिश्यू के बाहर वो ब्लड वेसल्स गुजरी हुई हैं। ये याद है ना मैम, कभी आप ये मत भूलना यार, ये मत भूलना। ठीक है, ये अराउंड बात हो रही है इसकी। ठीक है, यहाँ से एक्सचेंज हो रहा होता है ना, यहाँ से एक्सचेंज हो रहा था, यहाँ से एक्सचेंज हो रहा था। इसका ये मतलब ये ब्लड इसमें चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना, ये ब्लड थोड़ी इसमें जाएगा। मैं ये कह रहा था आपको। ठीक है, तो देखो आप, ये तो उसके वाली, ये भी ध्यान रखना। अब थोड़ा खींचते हैं, है ना? समझाने वाली सारी चीज़ हो गई, एंड आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, फिर हम एनसीईआरटी की भी रीडिंग लगा लेंगे और इस लेक्चर को आज यहीं खत्म करेंगे। तो देखो, 2 सेपरेट वीडियोस बनी हैं, एक तो आपकी ऑक्सीजन के लेकर के, और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के। तो कभी आपको उसमें डाउट हो, तो मेरा भी ये था थोड़ा सा कंसर्न कि यार दोनों को सेपरेट रखा जाए, क्योंकि आप सोचो उसमें मैं ये कराता तो फिर इसको बीच में छोड़ नहीं सकते थे, है ना? तो फिर ये बाप रे बाप 2 ढाई घंटे की लेक्चर हो जाती थी। ऐसे ही मेरा हो गया था उसमें, क्या नाम है, सर्कुलेशन में। मैंने वो पढ़ाना शुरू किया, कार्डियक साइकिल, लगातार। अब उसमें सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं, और मेरी आदत है रिपीट रिपीट करने का, जो ऑफलाइन में होती है ना? बच्चे पूछते रहते हैं, बताता रहता हूँ, तो थोड़ा सा ये है। हाँ, तो लेक्चर लंबी ना चली जाए। ठीक है, तो मैं इस मामले में बड़ा नूब हूँ कि कैसे पढ़ाया जाए यूट्यूब पे। चला, देखो, तो हाई इन टिश्यूज, लो इन एल्वेलाई, CO2 की प्रेशर, CO2 की प्रेशर। अब O2 की प्रेशर पूछें तो कहाँ ज़्यादा? इसमें ज़्यादा और इसमें कम। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ CO2 कहाँ से आएगा? टिश्यू से ब्लड, एंड लंग्स के पास ब्लड से फिर एल्वियोलाई, उसको वापस कर रहे थे ना CO2। ठीक है, एंट्री ऑफ CO2, बस कॉमन सी पॉइंट्स हैं इसमें, है ना? जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो वहाँ आप इस चीज़ को रेफर कर लेना। ठीक है, डायग्राम थोड़ी सी वो कॉम्प्लेक्स हो गई ना आपकी, कंफ्यूजिंग हो गई। एंट्री ऑफ CO2 कहाँ? CO2 ब्लड RBC में डिफ्यूज करता है, बात सही कह रहा है ये। टिश्यू जो है, टिश्यू के अंदर क्या होता है? CO2 ब्लड के अंदर डिफ्यूज करता है, टिश्यू के पास में, है ना? टिश्यू के पास में क्या होता है? CO2 जो है जो टिश्यू से ब्लड के अंदर या फिर RBC के अंदर, यूँ कह लो, वो डिफ्यूज करता है। ये डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अगर कोई भी चीज़ें जा रही हैं विथ दैट डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस? प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उसको क्या कहता है? डिफ्यूजन ही तो कहता है। ये हो गया। और CO2 RBC से एल्वियोलाई में डिफ्यूज करते थे, कहाँ? लंग्स में। लंग्स में क्या हो रहा था? CO2 RBC में थे, और फिर वो एल्वियोलाई में जा रहे थे। CO2 RBC में थे, और ये फिर वापस एल्वियोलाई में जा रहे थे। ठीक
ठीक ठीक। हम्म, एक चीज़ मैं और रिलेट करा दूँ क्या? आपने देखा था ना वहाँ टिश्यू के पास H+ ज़्यादा था, तो भैया देखो ना CO2 इसमें जाएगा तो H2CO3 जाएगा, है ना? H2CO3 बनेगा और ये डिसोसिएट होगा। तो जितना ज़्यादा आप वर्कआउट करोगे, मैंने बताया था ना कल, जितना ज़्यादा वर्कआउट करोगे आपकी CO2 उतनी ज़्यादा बनेगी, उतना ज़्यादा ये रिएक्शन होगा, तो उतना ज़्यादा H+ होगा कि नहीं? तो आपने देखा था राइट शिफ्ट में H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी। देखो आप, H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी ना राइट शिफ्ट में, है ना? तो ये क्या कहेगा, भैया जल्दी जल्दी मुझे ऑक्सीजन दो, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन दो। तो वो डिसोसिएशन को फेवर करेगा। ठीक है, और मैं बताऊँ, अब ये तो समझ ही जाओगे। ठीक है, और मैं बताऊँ, PO2 तो क्लियर ही है। और क्या, टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म रेट जब भी बड़ी ज़्यादा होती है ना आपकी। बात बताओ, जब फीवर होती है तो बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो है सो आपकी बॉडी हीट हो जाती है, तो वहाँ क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म आपकी बहुत फास्ट होती है। ठीक है, उस समय फास्ट हो रही है, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ, मैंने पढ़ा था ये चीज़ें, है ना, कि जब फीवर होती है तो आपकी बॉडी गर्म क्यों होती है। इसका एक बहुत ही सॉलिड रीज़न था कि आपकी बॉडी जो है सो मेटाबॉलिज्म तेज करती है ना। तो CO2 ज़्यादा बनता है, तो CO2 ज़्यादा बनता है तो आपकी टेम्परेचर बढ़ जाती है। एक सेकेंड, हाँ, नहीं मैं, अच्छा मेरे को वो याद आ गया उसमें, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। देखो आपकी बॉडी जो है सो थकी कब होती है? हाँ, टेम्परेचर बढ़ा इसको भी लीड करेंगे, टेम्परेचर ही लीड करेगा मैं जो अभी कहने जा रहा हूँ। तो टेम्परेचर बढ़ने का तो बस यही था कि अब CO2 कहने का मतलब उस बीमार वाले सेल्स को ज़्यादा मेटाबॉलिज्म करनी थी, है ना, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, तभी आपकी बॉडी जो है सो थोड़ी इनसफिशिएंट हो गई, है ना, वर्क वर्क करने के लिए, तो आप बीमार पड़ गए। तो वहाँ क्या हो रहा था कि CO2 O2 की डिमांड ज़्यादा, है ना, तो O2 ज़्यादा, मतलब CO2 खर्च हो रहा था, तो CO2 बन रहा था, सॉरी, जितना ज़्यादा CO2 बनेगा, है ना, तो वो CO2 बन कहाँ से रहा था? O2 से ही बन रहा था, और ज़्यादा ज़्यादा CO2 बना रहे हैं मतलब O2 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो O2 की सप्लाई ज़्यादा चाहिए। तो इस चक्कर में फिर क्या हो जाएगा, CO2 भी ज़्यादा बनेगा, है ना। अब CO2 ज़्यादा बना तो H+ ज़्यादा बनेंगे। अब CO2 H+ बना, ठीक है, तो भैया टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि हम वर्कआउट कर रहे थे, हमारी मेटाबॉलिज्म तेज़ है। ठीक है, तो H+ ये टेम्परेचर बढ़ गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो जब हम फीवर के दौरान जो है सो हम थके थके क्यों फील करते हैं? थके थके हम क्यों फील करते हैं? हमारे अंदर वो कमजोरी क्यों होती है? तो होता क्या है, टेम्परेचर जब हाई होती है ना तो आपकी एंजाइम जो है ना, एंजाइम आपका स्लो डाउन पड़ जाता है। ठीक है, तो एंजाइम अगर स्लो डाउन पड़ेगा तो आप ये बताओ, जो भी कैटालिटिक एक्टिविटीज़ थी, जो ब्रेक डाउन होकर के टूटना था, है ना, और एटीपी रिलीज़ करना था, वो काम नहीं हो पाएगा ना, वो थोड़ा-सा स्लो हो जाएगा। ये मैं कह रहा था। ठीक है, पता नहीं मैं, हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें मिस कर रहा हूँगा, या फिर कुछ चीज़ें मैंने थोड़ी उल्टी-पुल्टी बता दी होगी। ठीक है, बट ये क्लियर है कि ये वाली थकान वाली कि आपकी बॉडी जो है सो हाई टेम्परेचर पे आपके जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर्ड हो गए होते हैं, है ना, एंजाइम जो है सो डीनेचर्ड हो जाते हैं, मतलब अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो वो जो रिएक्शन होगा ना, जो आपकी बॉडी करती और उसको एटीपी मिलता, वो नहीं मिल पाएगी, है ना। तो इस चक्कर में क्या होता है कि आप बहुत ही थके-थके से, लेज़ी-लेज़ी से फ़ील करते हो, वहाँ कुछ करने का मन नहीं करता। खैर ठीक है, मैं थोड़ा बहक गया, कोई बुराई, तो ये बातें हैं। ठीक है, CO2 आरबीसी से एल्वेलाई में डिफ्यूज़ करेगी। ठीक है, अब कार्बोनिक एनहाइड्राइड कहाँ, है ना, आरबीसी के अंदर एक्टिव है, आरबीसी के अंदर एक्टिव है। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, हाँ देखो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहने का मतलब यहाँ ये कह रहा है दोनों में एक्टिव है। पहली बार जब यहाँ टिश्यू के पास देख रहे थे तो इसमें क्या हो रहा था कि इसको फॉरवर्ड रिएक्शन कराना था, तो इसमें भी ये कार्बोनिक एनहाइड्राइज इसको हेल्प करेगा कि हाँ भैया तुमको आगे जाना है, चलो हम ले जाएंगे। अब जब कहेगा नहीं भैया मेरे को पीछे जाना है, तो चलो ये भी काम करा देंगे हम। ठीक है, तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है तो यहाँ भी एक्टिव है और यहाँ भी एक्टिव है। क्लियर, तो ये बात कह रहा है ये। आरबीसी के अंदर एक्टिव, आरबीसी के अंदर एक्टिव कहाँ, तो टिश्यू और एल्वेलाई के पास। ठीक है, मेन रिएक्शन क्या था टिश्यू के पास, CO2 को पकड़ के हम H2 के साथ मिला करके H2CO3 बना रहे थे, और ये बना रहे थे, और यहाँ लंग्स के पास उल्टा, इसको इससे ये बना, इससे फिर ये बना, तो इससे ये बना, फिर इससे ये बना, फाइनली हमें CO2 रिलीज करना था, और यहाँ पर CO2 को हमें पकड़ना था। ठीक, रोल ऑफ हेमोग्लोबिन क्या थी भाई, H+ को बाइंड कराता है, H+ को बाइंड करता है।
तो हेमोग्लोबिन यहाँ पर जो है सो सबसे पहले तो टिश्यू के पास तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा, है ना। तो ऑक्सीजन को छोड़ देगा तो H+ के साथ ये होता था, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख भी लेना, प्रोटोनेटेड हेमोग्लोबिन। क्या आप लिखोगे आप? पेन इसका चेंज करते हैं यार, दिखता नहीं है। एक सेकंड। प्रोटोनेटेड हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो यही चीज कह रहा है यहाँ कि H+ को बाइंड करके रखता है कहाँ, टिश्यू के पास, और O2 से बाइंड कहाँ, O2 से बाइंड कर जाता है कौन, हेमोग्लोबिन, लंग्स के पास, ठीक है। और यहाँ पे ये जो HHB है ना, इसको फिर वो इसको जो है सो इसको क्या कर देगा, H+ को फ्री कर देगा, और HB भी फ्री हो जाएगा, और इस HB को जो है सो इस O2 के साथ बाइंड करा के ये वाला बना लेगा HbO2, है ना। तो यही तो काम हो रहा था, यही कह रहा है कि H+ को बाइंड करता है कहाँ, टिश्यू के पास। ये देखो ना, H+ को बाइंड करता है टिश्यू के पास, टिश्यू के पास H+ को बाइंड करके रखता है टिश्यू के पास, और इसको छोड़ कहाँ देता है ना, इसको छोड़ देता है और O2 के साथ बाइंड कर जाता है कहाँ, लंग्स के पास। यही बातें लिखी है ना यहाँ, देखो एक एक बातें यहाँ क्लियर होगी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जब भी कंफ्यूजन हो इसको आप प्रेफर करना, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ से ही आपको याद रखनी है, ठीक है। बाइकार्बोनेट की मूवमेंट, भाई बाइकार्बोनेट की मूवमेंट बताओ। जब टिश्यू के पास थे तो बाइकार्बोनेट हम आरबीसी से कहाँ बाहर फेंक रहे थे ना, तो आरबीसी से प्लाज्मा की तरफ, और जब हम लंग्स के पास आ गए तो इसको वापस से CO2 लौटाना था ना एल्वियोलाई को, तो प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर, राइट। क्लोराइड शिफ्ट बताओ, आरबीसी के अंदर आता है Cl- जो है सो आरबीसी के अंदर आता है कहाँ, टिश्यू के पास। देखते चलो आप, Cl- यहाँ अंदर आ रहा था टिश्यू के पास, और यहाँ से Cl- वापस जा रहा था। यही बात है आपकी, Cl- आरबीसी के अंदर आता है और Cl- आरबीसी से बाहर जाता है, ठीक। CO2 एज कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन वाली बात है, तो यहाँ पे HbCO2 बन रहा था और यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा था। बन कहाँ रहा था HbCO2 बन यहाँ पे रहा था, ठीक है। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो है ना पूरा डीएक्स, ये जो पूरा है ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, एक्चुअली अगर इसका मेन फॉर्मूला देखें तो ये हो जाता है, ठीक है। इसमें भी आप HB जो है सो ये फिर अगेन शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब HB के लिए फिर पूरा आप हेमोग्लोबिन की वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत लंबा होता है, उसमें pyridine होता है, एक रिंग होता है बहुत, ठीक है। तो मतलब नहीं है, बस HB, ठीक है। ये भी बात हो गई आपकी, ठीक है। ब्रेकडाउन होती है। O2 की बिहेवियर कैसी है, यहाँ पे तो रिलीज हो रही थी ना, ये वाला सेम कंडीशन, ये वाला सेम कंडीशन, कौन सी वाली, फॉर्मेशन ऑफ ये HbO2। एक सेकेंड बताया था, नहीं बताया था, ठीक है। HbO2 जो है सो Hb+O2 में रिलीज हो रहा था, ठीक है। कहाँ पे टिश्यू के पास HbO2 जो है HbO2 यहाँ पे रिलीज हो रहा था, दैट इज बोस प्रोसेस, है ना। अभी तो ये देखो इसका इससे मतलब नहीं है ना, लेकिन इसके वजह से ही तो सारा काम हो रहा था, H+ को जगह मिल रही थी, O2 वापस जा रहा था। तो देखो कुछ भी चीज़ें ऐसे बाड़ी बाड़ी से थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी कि हमने ऑक्सीजन पहले पढ़ लिया, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड बाद में पढ़ रहे हैं, तो ये भी पहले बोलेगा कि नहीं ये तुम जाओ पहले, ठीक है, बाद में से सारा नहीं भाई, सब कुछ साथ चल रहा होता है। और आपको क्या लगता है डाइजेशन और नर्वस सिस्टम अलग अलग काम करता है? पहले भाई तुम चावल पच जाओ, उसके बाद हम न्यूरॉन को सिग्नल देंगे, हाँ। पहले तुम सांस ले लो तब फिर हम खाना पचाएंगे। पहले मेरे को लगता था ऐसा, ठीक है, कि पहला चैप्टर डाइजेशन है, तो पहले डाइजेशन होगी पूरी बॉडी, फिर सर्कुलेशन है, फिर हार्ट वाला सारा काम होगा, फिर लोकोमोशन है, फिर वो होगा। तो भाई ऐसा नहीं होता है। फिर बॉडी आपकी इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इतना कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से चलते हैं, ऐसे थोड़ी चलता है, ठीक है। तो ये सब मिसकॉन्सेप्शन अगर हो, थोड़ी सी होती है बेवकूफ़ी वाली। मेरे को पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं बहुत कन्फ्यूज़न हुआ करता था बचपन में, ठीक है। मेरे को ये लगता था कि प्लांट है, एक सेकंड में क्या बोलना चाह रहा हूँ मेरे को सोच लेने दो, प्लांट है, हाँ हाँ, ये शायद आपको भी होगी। देखो आपको नहीं लगता कि ये जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करती है और ये जो ग्लूकोज बनाती है वो उसके फ्रूट्स में होगा, है ना। जो आप आम देख रहे हो, जो आप गोवा देख रहे हो, है ना, जो आप जितने भी फ्रूट्स देख रहे हो प्लांट के ऊपर, तो वो जो फ्रूट्स हैं वो इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसा लगता है कि नहीं आपको? बता पहले, सबको लगता है
सही बात है क्या? बताओ बताओ, यही चीज़ है? ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, मैं बहुत दिनों तक, इनफैक्ट 11th तक मैं ऐसे टीचर से पूछने का, सर वही है ना फोटोसिंथेसिस बनता हुआ? तो फिर एक बात बताओ, पीपल के पेड़ में तो कोई फल नहीं होता, नीम में तो कोई फल नहीं मैंने देखा, जो पत्ते वगैरह हैं, जो फूल के पेड़ है ना, उसमें तो कोई फल नहीं होता, मतलब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता। भाई बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है यार ये। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि जितने भी आपके लीव्स हैं, है ना, हर एक जगह फोटोसिंथेसिस हो रही है, और वो जो ग्लूकोज या फिर स्टार्च कह रहा हो ना, उसके लिप्स में प्रेजेंट है। ठीक है, ये सब फ्रूट्स आप देख रहे हो ना भैया, वो रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है ना, वो रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। जब एंथर पे स्टिग्मा पे एंथर लैंड किया, फिर दैट लीड्स टू द ओवरी, ओवरी के अंदर सारी फर्टिलाइजेशन हुई, फिर वो फ्रूट बना, उसके अंदर सीड्स बने, दैट वाज ओव्यूल। ये सब सारी कहानी थी फ्रूट्स। फ्रूट्स और ये जो ग्लूकोज आप बना रहे थे, कार्बोहाइड्रेट बना रहे थे, किसमें? फोटोसिंथेसिस में। उसकी कोई लेना देना नहीं है भाई। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि जिसमें आपको फल नहीं दिख रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे मिसकॉन्सेप्शन से दूर रहना। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई ना कि मैं क्या, कि पहले तो ये तो पहले पढ़ाते थे, इसमें क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी वही चीज़ हो रही होती है। ठीक है, और यहाँ HbO2 से फिर HbO2 मिल करके HbO2 बन गया। ठीक है, यहाँ बन गया मतलब फॉर्मेशन, यहाँ डिसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पे अब देखो खुद से ना, टिश्यू के पास क्या, टिश्यू के पास क्या, डिसोसिएशन। टिश्यू के पास क्या, डिसोसिएशन। और लंग्स के पास क्या, एसोसिएशन। ठीक है, ये बोर्स इफेक्ट मैंने बताया था, बोर्स इफेक्ट। ठीक है, ये वाली डिसोसिएशन वाली बोर्स इफेक्ट, और एसोसिएशन वाली क्या, हाइडन इफेक्ट। ठीक है, नेट रिजल्ट CO2 पिकअप, O2 डिलीवरी। हाँ भाई देखो कितने अच्छे से लिखा है यार इसने। मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ जब भी मैं इसमें प्रॉम्प्ट देता हूँ, भाई ये बना के दो, और एकदम मेरे को मजा आ जाए, अरे हाँ यही तो चाहिए था मेरे को। ठीक है, तो ये बातें हो गई। तो नेट रिजल्ट हुआ क्या यहाँ पे, टिश्यू के पास भैया CO2 को उसने पिक किया है और O2 को ड्रॉप किया है ना। कितना बार मैं इसको दिखाऊं, CO2 को पिक किया है, O2 को, हाँ, O2 को, कभी कभी मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। O2 को ड्रॉप किया है। ठीक है, O2 को डिलीवर किया है, यहाँ पे CO2 को रिलीज किया है, यहाँ पे CO2 को, एक सेकेंड, ये लंग्स के पास है ना, हाँ, तो CO2 को रिलीज किया और O2 को पिक किया। O2 को तो पिक किया इसने, आरबीसी के ये मैं कैपिलरीज के रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ। ठीक है, तो CO2 को रिलीज कर दिया, जाओ भाई तुम कहाँ, एल्वेलाई के अंदर, और O2 भैया तुम मेरे पास आ जाओ, दैट इज योर, O2 की पिकअप हो गई, है ना। इतनी बातें क्लियर, आई थिंक क्लियर क्लियर क्लियर, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? ठीक है, कुछ डिफरेंस लग रहा है? जब मैं कल तक बोलता रहता था, आज मैं दिख भी रहा हूँ, तो कैसा हूँ मैं, मेरे को भी बताना है। मतलब हाउ डू आई अपियर टू यू ऑल गाइस, हाँ, व्हेन आई टीच, व्हेन आई लुक टू यू, कुछ अंतर आ रही है पढ़ाई में, है ना, कुछ आपके समझ में अंतर आ रही है ना, क्या बेटर था, मैं शक्ल को लेकर ना आऊँ, ऐसे ही रहूँ, है ना, बैकग्राउंड में चलता रहूँ बस। देखो मेरे पास ना वो सब है नहीं पूरा सेटअप, मज़ा नहीं आता इसमें, टैब पे पढ़ाओ, ये वेब कैम से ऐसे करो। खैर चले, देखें, चलो चलो, हाँ, पढ़ लेते हैं एक बार, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 क्या है। हाँ, CO2 इज कैरिड, एक सेकेंड, CO2 ये ले लेते हैं, CO2 इज कैरिड बाय हेमोग्लोबिन एज अ कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। भाई ये एकदम ध्यान रखनी है, अबाउट 20 to 25%। ठीक है, अब मैं नहीं पीछे पीछे ले जाके दिखाऊंगा, सब चीज़ हो गई है। This binding is related to the partial pressure of CO2. PO2 is a major factor which could affect this binding। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर कहाँ किसकी ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करती है कि कहाँ CO2 को हम बाइंड करा रहे हैं और कहाँ CO2 को हम रिलीज करा रहे हैं। ठीक है, PO2 इज अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। सही बात है, अगर PO2 जहाँ ज़्यादा हो जाएगी तो फिर PO2 की मूवमेंट उस तरफ हो जाएगी। अरे कहने का मतलब ये हुआ कि PO2 भी फैक्टर है ना। अब टिश्यू के पास तुम खुद सोचो ना, टिश्यू के पास जो है, तो टिश्यू में क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है,
और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम है, तो वो क्या बोलेगा, O2 को तुम आ जाओ, और CO2 को क्या बोलेगा, टिश्यू क्या बोलेगा कि तुम चले जाओ यहाँ से। तो यही चीज़ तो है। तो मेन किस पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड PO2 इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर व्हिच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। सही बात है। So when PCO2 is high and PO2 is low, is as in the tissue। बात सही है। PCO2 हाई होती है, CO2 कहाँ हाई होगी, टिश्यू के पास, O2 वहाँ पे लो होती है। तो more binding of the carbon dioxide occurs whereas when the PCO2 is low and PO2 is low, as in the alveolar, dissociation of the CO2 from carbon hemoglobin takes place। ठीक है। तो यही बात है कि जहाँ टिश्यू के पास CO2 ज़्यादा थी और O2 कम थी, ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या किया, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स। ठीक है, तो CO2 की बाइंडिंग हो गई, कौन, ब्लड ने बाइंडिंग कराई ना CO2 की। ठीक है, और वो क्या ले गया, CO2 को ले गया, और ड्रॉप किसको कर दिया, ऑक्सीजन को। और यही कह रहा है कि एल्वियोला के पास चले जाओगे तो वहाँ PO2 ज़्यादा होती है और PCO2 कम होती है। तो उस समय क्या होता है कि जो आपने CO2 को एक सेकेंड, हाँ हाँ, जो आपने CO2 को बांध के रखा था अभी तक, उस CO2 के आप क्या करा रहे हो, डिसोसिएशन करा रहे हो। यहाँ डिसोसिएशन से वो O2 मत ध्यान रखना, यहाँ डिसोसिएशन ऑफ CO2 की बात हो रही है ना। तो आपको ये नहीं याद रहे कि हमेशा डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मीन्स राइट शिफ्ट, राइट डिसोसिएशन में, सॉरी डिसोसिएशन मीन्स वो टूटना ऑक्सीजन का डिसोसिएशन मीन्स पर्टिकुलरली डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन मीन्स पर्टिकुलरली दैट इज डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब हम लंग्स पे कहेंगे तो डिसोसिएशन ऑफ CO2 हो गई यहाँ। ठीक है, ये डिसोसिएशन ऑफ CO2 हुई ना भाई, बार बार इस पे जाना नहीं चाहिए। डिसोसिएशन ऑफ CO2 है ना, ये CO2 जो था वो टूटा ना HB में CO2, और ये चला गया ना लंग्स के पास, यही तो हो रहा है। कुछ नया नहीं है, सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, बट ये एक होती है क्या, अगेन आई एम ब्लैंक, वो क्या होती है, रोहित शर्मा बोला वो, अरे वो होती है यार, वो क्या था वो, from carb amino hemoglobin take place, CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli। CO2 को हमने डिलीवर कर दिया कहाँ, O2 एल्वियोलाई के पास। ठीक है, RBC contain a very high concentration of the enzyme। ठीक है, देखो RBC contains a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase and minute quantities of the same is present in the plasma। to देखो ये बात कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो मेनली कहाँ प्रेजेंट है आपकी RBC के अंदर, बट कह रहा है कि माइन्यूट अमाउंट में वो थोड़ा सा जो है यहाँ पे भी लिख लो आप, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्या होते हैं, प्लाज्मा के अंदर भी होती है। ठीक, ओके भाई, चला। आरबीसी कार्बन दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, तो इतना तक हमने देखा था, ये कहाँ हो रही थी, ये कहाँ हो रही थी भैया, टिश्यू के पास हो रही थी ना, हम उसको CO2 को पकड़ के इसको बॉन्ड बना ले रहे थे। और ये कहाँ हो रही थी, जब उसको वापस करने का समय आया, है ना। एक सेकेंड, हाँ पहले तो सॉरी, यहाँ से यहाँ तक एक वन साइडेड है और इधर से इधर दूसरी साइडेड है। ठीक है, तो पहले तो ये बना, फिर थोड़ा सा ये आयनिक में अपना आयनिक कंपोजिशन में टूट गया, ये मॉलिकुलर रिएक्शन थी। ठीक है, और ये आयनिक रिएक्शन है। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना, ये बस टूट जाता है बस माइनस प्लस में, और यहाँ तो कंपाउंड ही अलग अलग थे। ठीक, हाँ अब दूसरी चीज़ है, अब ये सामने वाले देखो, इसको यहाँ इंडिकेट कर लो, ये जो इस तरफ जा रही है ना लाइन, वो कहाँ जा रही है, टिश्यू में हो रही है, टिश्यू। और ये जो इधर हो रही है, ठीक है, दैट इज अराउंड कहाँ, एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये याद रखना है यहाँ पे, इस तरफ जो भी डायरेक्शन जा रही है, ठीक है, नीचे वाली लाइन में, तो वो कहाँ पे हो जाएगी, एल्वियोलाई में, नीचे वाली लाइन, और ऊपर वाली लाइन जो ऐसे ऐसे जा रही है, यूँ देख लो ना, दिस इज एट टिश्यू एंड दिस वन इज एट एल्वियोलाई। देखो मेरी भी एनर्जी डाउन हो रही है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 इज हाई, ऑब्वियसली ड्यू टू द कैटाबॉलिज्म। ठीक है, क्योंकि मेहनत कर रहा है वो, रेस्पिरेशन कर रहा है, तो ब्रेक डाउन कर रहा है ना, तो वहाँ CO2 टूट रहा है, CO2 हाई है। ठीक है, CO2 बन रहा है एक्चुअली टिश्यू के पास, एंड CO2 डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड फॉर्म्स SCO3 माइनस एंड H प्लस। ठीक है, अब यही से कह रहा है कि ये वाला काम
CO2 इसके साथ रिएक्ट करके कहाँ आरबीसी के अंदर, ये काम कहाँ हो रहा है आरबीसी के अंदर, ये बना एंड देन ये बना, ये क्या एट द एल्वियोलर साइट वेयर PCO2 इज लो रिएक्शन प्रोसीड इन द, एक सेकेंड, हाँ डिफ्यूज, ये पहले पढ़ रहे थे ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, हाई कहाँ टिश्यू के पास, तो ये जो है सब आरबीसी के अंदर चला गया, ठीक है, एंड फॉर्म SCO3 माइनस एंड H प्लस, ये वाले, ठीक है, and at the alveolar site where PCO2 is low and the reaction proceed in the opposite direction leading to the formation of CO2 and H2O, ये वाली कहानी। हाँ, अब alveolar पे आप आ जाओगे तो ये जो है सो वापस से इसमें और ये वापस से इसमें चला जाएगा, तो ये कह रहा है the reaction proceed in the opposite direction leading to the formation of CO2 and H2O, the CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level, trapped at bicarbonate, पहले हमने CO2 को फंसा लिया, ये कहाँ टिश्यू, देख रहा कितना होश पोश करके लिखा है, एक बार में एक लाइन इस तरफ लिखता टिश्यू के लिए, एक तरफ लिखता वो एल्वियोलाई के लिए, तो इन चीज़ें एनसीईआरटी डायरेक्ट पढ़ना बहुत मुश्किल होता है जब तक आपके पास वो कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस नहीं हो, ठीक है, आप इसमें पढ़ो ना, आपको क्या समझ आएगा इनिशियली, अभी तो सब समझ आनी चाहिए भाई, अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर वो आपकी गलती है, ठीक है। Thus, CO2 trapped as a bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as a CO2, और CO2 के पास ये alveoli के पास गया तो CO2 उसने छोड़ दिया, ये कह रहा है। हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको, मैंने अभी नहीं लिखा है, every 100 ml of oxygen blood delivers approximately 4 ml of CO2 to the alveoli, ठीक है, every 100, जैसे कि वो याद करो ऑक्सीजन वाला, तो एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू, ठीक है, तो जब आप टिश्यू को टिश्यू को, ये कहना का मतलब ये हो गया, इसमें आप डायग्राम पे एक सेकंड थोड़ा सा मैं बता दूं, ये जो आप दे रहे थे, ये जो दे रहे थे, सॉरी पेन नहीं चला रहा था, चला देते हैं, ठीक है, ये जो आप दे रहे थे वो कितना दे रहे थे, 5 ml O2 in by 100 ml of oxygenated blood, ठीक है, जब आप किसको दे रहे थे, जब आप टिश्यू को दे रहे थे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन, तो आप 5 ml ही दे रहे थे 100 में से, ठीक है, 100 ml ब्लड में से 5 ml ऑक्सीजन, ये नहीं कि 100 ml ब्लड में से 5 ml ब्लड दे दिया, ऐसा नहीं, 100 ml ब्लड में से 5 ml ऑक्सीजन जो है, होता कितना था, देखो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, बताते बताते मैं कहाँ से कहाँ चला जाता हूँ। 100 ml ऑफ O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑफ O2 होते थे, दैट इज 100%, और ये 5 ml ही उसको देता था टिश्यू को। अब यही कहानी इस पॉइंट पे आकर के देखोगे, ये जो CO2 दे रहा है ना इसको, है ना, जितने भी तरीके से दे रहा है, ठीक है, इसको देने का तरीका देख रहे हो, ये हो कंप्लीटली, ये जो CO2 डिलीवर होता है यहीं पे आप लिख लो, ठीक है, नहीं तो बोलोगे कि यार एनसीईआरटी में था तभी, एक सेकंड यार, ऐसे में ना लिखने में बनता नहीं है, ऐसे हो जाऊंगा, एक सेकंड, बाय बाय नहीं लिखेंगे आपको, ठीक है, थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ नोट पॉइंट में देख लेना कि 100 ml of deoxygenated blood deliver 4 ml of CO2 to the alveoli, एक्जैक्टली सिमिलर पॉइंट है, आई एम नॉट सेइंग सेम, एग्जैक्टली सिमिलर पॉइंट है, किससे, उससे, सारे वो एग्जैक्टली सिमिलर पॉइंट है, किससे, ऑक्सीजन वाले से, तो वहाँ अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड थी तो यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वहाँ वो 5 ml देता था तो ये 4 ml देता था, वहाँ क्या देता था, ऑक्सीजन देता था, यहाँ CO2 दे रहा है, वहाँ किसको, टिश्यू को देता था, यहाँ एल्वेलाई को देता था, सीधी सी बात आपको ध्यान रखना है, आप CO2 दे रहे हो किसको, एल्वेलाई को, और उठा रहे हो कहाँ से, टिश्यू से, और वापसी में दूसरी बात, ऑक्सीजन उठा कहाँ से रहे हो, एल्वेलाई से, और दे कहाँ रहे हो, टिश्यू में, जब आप दे रहे हो टिश्यू को ऑक्सीजन तो आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड से दोगे तो वहाँ 5 ml दे दोगे, और यहाँ जो है सो एल्वेलाई को दे रहे हो तो ये 4 ml दोगे CO2,
ठीक, ये बात आई थिंक क्लियर होनी चाहिए। तो आपका ये लास्ट पॉइंट ही था और आई थिंक हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी और लेक्चर भी बहुत लंबी हो गई। भाई आप ना, मैं चैलेंज देता हूँ, यूट्यूब पे सर्च करना, मेरे को नहीं पता बैचेस के अंदर, ऑनलाइन बैचेस के अंदर अभी भी ठीक पढ़ाई होती है। यूट्यूब पे आप देख लेना कि इस चीज़ को कितने शॉर्ट में बताया गया, 5 से 10 मिनट में भी बता के लोग ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो उसको बस वो वीडियो बनानी होती है ना, समझ रहे हो आप? उसको बस क्या बनानी होती है, वो वीडियो बनानी होती है पर्टिकुलर कि लो भैया CO2 की ट्रांसपोर्ट आपको नहीं समझ आया, आपके क्लास में नहीं समझ आया तो आप लोग पढ़ लो, है ना? बट वो रेगुलर क्लासेस कराते ही नहीं हो कुछ, है ना? अगर वो रेगुलर क्लासेस जहाँ भी लेते होंगे ऑफलाइन में या फिर जहाँ भी, तो वहाँ हर चीज़ पढ़ाते होंगे, ऐसे ही 2 क्लास लगती होंगी उनकी। अगर 1.5 घंटे की क्लास है तो ऑफकोर्स 1 घंटे में, मतलब एक क्लास में हो जाती होगी। ठीक है, तो ऐसा लगता है समय भाई मैं पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, मैं पढ़ा हुआ हूँ, हर जगह पढ़ा हूँ कोचिंग, बस कोचिंग ही नहीं पढ़ी, बट बस कोचिंग ही पढ़ी, MBBS नहीं पढ़वाया। ठीक है, तो खैर अलग बात है वो सब। तो हर जगह मैं पढ़ा हुआ हूँ, मेरे को पता है ना कितने ही दिन तक चलती है एक लेक्चर। मैं देख रहा हूँ सर्कुलेशन में पढ़ा है, 15-16 लेक्चर लिए भाई, है ना? और ऑलमोस्ट सभी 1-1.5 घंटे 2 घंटे, कहीं तो 2.5 घंटे भी गया है ना? तो ये समय लगेगा, आपको समझना है तो। मैं रिवीजन थोड़ी करा रहा हूँ आपको, मैं तो समझ रहा हूँ मेरे बच्चे कुछ नहीं आते उनके, तो सब कुछ एकदम बेसिक बेसिक है और ये रेगुलर क्लासेस हैं आपकी, हर एक चीज़ पढ़ाई जा रही है। तब एकदम मन से हर एक चीज़ पढ़ना और समझ के पढ़ना। ठीक है, इन सब चीज़ों से ये मत गुस्सा मत होना कि भाई कितना पढ़ा रहा है, वीडियो बीच में ड्रॉप करके मत चले जाना। ठीक है, अगर आपको पढ़नी है तो इससे बेटर, ठीक है, हो सकता है द वे ऑफ टीचिंग माइट बी बेटर, है ना? मैं तो बहुत जूनियर हूँ अभी इस मामले में। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बट ऑफलाइन की एक अलग बात है और वही चीज़ मैं यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, कोई नहीं था यूट्यूब पे आने का, यही मतलब है थोड़ा सा कि यार चलो थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी हो और आप लोग थोड़ा यार सब्सक्राइबर बढ़ाओ, लाइक करो, फॉलो करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। हाँ, सर दर्द हो तो खाओ सीना रेस्ट, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।